Good morning, my dear students. Hope your exams are going well. You are doing well. अच्छे से पढ़ रहे होंगे. ठीक है. Best of luck for all your further exams. Today we start the topic vacuole and about ribosome. ठीक है. Last हमने क्या पढ़ा था बेटा? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमने complete कर लिया था. Fine. आज हम पढ़ेंगे vacuoles और ribosomes. ये दो भी क्या है? Cell organelle है which are present inside the cell in plant cells and in animal cells. Fine बेटा. वैक्यूल की बात करें तो मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि ये ज्यादातर प्लांट सेल्स में पाए जाते हैं. एनिमल सेल्स में बहुत कम या फिर बिल्कुल ही नहीं प्रेजेंट होते हैं. ठीक है. सी वैक्यूल वर बेसिकली डिस्कवर्ड. बेसिकली इसका जो नाम है, जो वैक्यूल जो नाम दिया गया बेटा, वो फेलिक्स डिजार्डिन ने दिया गया है. दैट्स व्हाई इट वाज कंसीडर्ड कि ठीक है इसका डिस्कवरी भी फेलिक्स डिजार्डिन ने करी होगी. समटाइम्स कुछ बुक्स में लिखा भी हुआ है कि वैक्यूल वर बेसिकली डिस्कवर्ड बाय श्रिम्पर. ठीक है. तो जो हमारे एनसीईआरटी में जो हमें मिल जाए वही हमें याद रखना है. फाइन. इसके बाद ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है. क्या है ये? सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है. ठीक है. डबल मेम्ब्रेन हमने देखी है, उसमें माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड हमने देखी. इसके बाद हमने बात करी थी सिंगल मेम्ब्रेन की, तो लाइसोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, ये. इसके बाद एक और ऑर्गेनल इसमें इंक्लूड होता है, दैट इज वैक्यूल. ये भी सिंगल मेम्ब्रेन है और इसकी मेम्ब्रेन का नाम बेटा टोनोप्लास्ट. बहुत इंपॉर्टेंट है. सी यहाँ पे लिख रखा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इससे क्वेश्चन बन के आता है, ये हमें याद रखना है. ठीक है. कि ये जो इसकी कवरिंग है, मतलब ये सेल है. ठीक है. सेल के अंदर जो वैक्यूल प्रेजेंट है बेटा, ये वैक्यूल, इट इज अ बैग लाइक स्ट्रक्चर, sac like structure which is used to store some important nutrients inside it, which is used to store water inside it, organic और inorganic substances. ठीक है बेटा. तो ये जो ग्रीन कलर के मैंने मार्कर से आपको ड्रॉ करके बताया, ये वैक्यूल की क्या है? आउटर लाइनिंग. फाइन. तो ये जो लाइनिंग है बेटा, ये जो मेम्ब्रेन है, जो कवरिंग है, ये टोनोप्लास्ट कही जाती है. ठीक है. ये हमें याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है. इसके बाद आप देखिए, मेनली फाउंड इन प्लांट सेल्स. प्लांट सेल्स में तो ये 1 इन नंबर और मैक्स टू मैक्स 5 to 10 इन नंबर्स भी होते हैं. फाइन. इसके बाद बात करें, ये एनक्लोज्ड कंपार्टमेंट है. ये एक तरीके का कंपार्टमेंट है बेटा, जो कि कैसा है? क्लोज्ड है, कहीं से भी ओपन नहीं है. जैसे सेल की बात करूं तो सेल वॉल में क्या थे? ओपनिंग्स थे बीच बीच में. फाइन. लेकिन मेम्ब्रेन जो अंदर की तरफ लाई करती है, उसमें कोई भी ओपनिंग नहीं है. सेम इसी तरीके से टोनोप्लास्ट की जो लाइनिंग है बेटा, उसमें भी कोई ओपनिंग नहीं है. तो ये कंपार्टमेंट एक ऐसा एनक्लोज्ड है और ज्यादातर किससे फिल्ड होता है? वाटर से. वाटर मैक्सिमम 99% इसमें वाटर फिल्ड होता है. और इस पर्टिकुलर वाटर के अंदर क्या प्रेजेंट है बेटा? ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस. अब ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मतलब स्टार्च, शुगर और एसिड्स, कई सारे एंजाइम्स, ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें इसके अंदर भरी हुई रहती है, जो कि तब काम आती है. पर्टिकुलर सेल उसको तब यूज करता है बेटा जब प्लांट्स की मैं बात करूं, लाइक जब समटाइम्स व्हेन सनलाइट इज नॉट अवेलेबल प्रॉपर्ली, या ड्यूरिंग नाइट टाइम, नाइट के दौरान जो डार्क रिएक्शन चलती है, तब इसमें से वो पर्टिकुलर सब्सटेंसेस लिए जाते हैं, सेल यूज करती है. जब पर्टिकुलर सब्सटेंसेस या पर्टिकुलर मॉलिक्यूल्स या और न्यूट्रिएंट्स की जब कमी पड़ जाती है सेल्स को, तब वो कहां से लेती है? इस स्टोरेज बैग से लेती है. ठीक है बेटा. इसका फंक्शन क्या है? मटेरियल्स को स्टोर करके रखना. कौन से मटेरियल्स मैंने यहाँ लिख रखे हैं? ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, शुगर्स हो गए, एसिड्स हो गए. ठीक है. उसके बाद ये रिजिडिटी एंड टर्जिडिटी प्रोवाइड करती है सेल्स को. सी वाटर इसके अंदर फिल्ड है. ठीक है. अगर वाटर फिल्ड है, मतलब जैसे कि बलून को अगर आप देखें, इट टेक्स इट एज अ बलून. ठीक है. बलून के अंदर जब पानी नहीं भरा होता तो कैसा होता है? फ्लैटेंड होता है. पर जैसे जैसे हम उसके अंदर वाटर फिल करते रहते हैं, तो वो इस तरीके से ना टर्जिड हो जाता है. उसकी जो बॉल्स है वो बिल्कुल स्ट्रक्चर्ड हो जाती है और उसको एक शेप मिल जाता है. सेम इसी तरीके से जब वैक्यूल के अंदर पानी भरा हुआ रहता है, वाटर फिल्ड रहता है, पूरा वैक्यूल फिल्ड रहता है, तो सेल को भी अपनी एक शेप मिली रहती है. सेल की एक टर्जिडिटी बनी रहती है, एक प्रेशर बना रहता है उसके अंदर. फाइन. और वर्किंग सेल के अंदर प्रॉपर बनी होती रहती है इस वजह से. अदरवाइज सेल कैसी हो जाएगी? सेल बिल्कुल बताया था, प्लाज्मोलाइज्ड कंडीशन हो जाएगी. सेल बिल्कुल फ्लैटेंड हो जाएगी, चिपक जाएगी. तो जितने भी ऑर्गेनल्स है सारे के सारे एक तरफ इकट्ठे हो जाएंगे पेरिफेरी में, एंड देन विल प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर पाएंगे, एंड सेल विल डाई. और इससे नुकसान किसको होगा? प्लांट्स को और एनिमल्स को. फाइन. इसके अलावा ये ऑस्मोटिक प्रेशर भी मेंटेन करके रखता है बेटा. ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोसिस मैंने आपको बताया. अब ऑस्मोटिक प्रेशर इन द सेंस
वाटर इसके अंदर प्रेजेंट है, सेल में भी प्रेजेंट है, ठीक है। कंसंट्रेशन बराबर मेंटेन करके रखते हैं। जब कोई बाहर सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस को अंदर की तरफ सेल मेम्ब्रेन के थ्रू पास करना है, या फिर बाहर से अंदर से बाहर सब्सटेंस को थ्रो आउट करना है, या किसी अदर सेल से प्रोवाइड ट्रांसपोर्ट करवाना है, तो ये ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करके रखना है। फाइन बेटा, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वैक्यूल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल इन द प्लांट सेल्स, क्योंकि प्लांट्स के अंदर ऐसे बहुत सारे सब्सटेंसेस हैं, एंजाइम्स हैं, जो ऑल द टाइम वर्क कर रहे हैं। पूरी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस ऑल द टाइम चलती रहती है, डार्क रिएक्शन, लाइट रिएक्शन चलती रहती है। डार्क रिएक्शन के दौरान जो सब्सटेंसेस की जरूरत पड़ती है बेटा, वो सब्सटेंसेस उसको नाइट के टाइम वैक्यूल्स के थ्रू मिलते हैं, ठीक है बेटा। तो ये चीजें हमें ध्यान रखनी है। अब आगे हम देखते हैं राइबोसोम्स। वैक्यूल के से रिलेटेड इससे इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बस यही आता है कि इसकी मेम्ब्रेन का नाम क्या है और इसके फंक्शंस क्या हैं। प्रेशर मेंटेन इस तरह से करके रखिए कि भाई कितने सब्सटेंसेस को अंदर एंटर करना है, कितने सब्सटेंसेस को जो एडजॉइनिंग में जो सेल्स प्रेजेंट है, कितने सब्सटेंसेस को ट्रांसपोर्ट करना है। तो इस तरीके से प्रेशर मेंटेन करके रखती है ये सेल का। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम राइबोसोम्स की तरफ। राइबोसोम्स को सबसे पहले किसने देखा? सी, जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप स्टार्ट बनना शुरू हो गया था, मतलब उसके लेंसेज प्रॉपर बनना स्टार्ट हो गए थे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में, जब फर्स्ट उसकी जो यूनिट आई थी तब उसको देखा गया था। जॉर्ज एमिल पैलेट ने राइबोसोम्स को सेल्स में तब देखा गया, लेकिन जब फर्दर और लेंसेज को मैग्नीफाई किया गया, बहुत अच्छे से उसका मैग्निफिकेशन बढ़ा, तब जाके दोबारा रिचर्ड बी रॉबर्ट ने जब उसको दोबारा देखा होगा तो उसको नाम दिया राइबोसोम, ठीक है। राइबोसोम का मतलब है राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन, ठीक है, राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन। तो इसको अपन कई बार इसको बोला भी जाता है, इट इज राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल्स, ठीक है। मैं यहाँ लिखा हुआ है स्मॉल राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल्स, मतलब इसमें राइबोस, शुगर, न्यूक्लिक एसिड्स एंड प्रोटीन, इन सब से मिलकर बना हुआ है ये राइबोसोम की यूनिट। फाइन बेटा, इसको बोला जाता है इट इज अ स्मॉल राइबोन्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल्स। सी, डीएनए का फुल फॉर्म क्या है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। इसका मतलब उसमें डीऑक्सीराइबोस शुगर, न्यूक्लिक एसिड्स और प्रोटीन्स प्रेजेंट है। राइबोसोम और आरएनए का फुल फॉर्म क्या है? राइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है। तो राइबोसोम्स किसकी यूनिट है? आरएनए प्लस प्रोटीन। तो दैट्स व्हाई दोनों की कॉम्बिनेशन को बोला जाता है राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल्स। क्लियर हो गई बात? चलिए, मतलब ये न्यूक्लिक एसिड्स और प्रोटीन से और शुगर से मिलकर ये पर्टिकुलर यूनिट बनी हुई है। इसके अलावा ये कोई मेम्ब्रेन बाउंड नहीं है, ओनली एंड ओनली सिंगल ऑर्गेनल प्रेजेंट इन द सेल जिसकी कोई मेम्ब्रेन, वो मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, वॉल प्रेजेंट है बेटा, ये सिंगल वॉल है, मतलब पर्टिकुलर इस तरीके से राइबोसोम की यूनिट को इस तरीके से अपन डिनोट करते हैं। तो इसकी जो आउटर कवरिंग है वो तो प्रेजेंट है, लेकिन मतलब इसकी पैकिंग तो है जिसको वॉल बोलते हैं, बट वो मेम्ब्रेन नहीं है। मेम्ब्रेन इन द सेंस किसकी बनी हुई नहीं है? लिपिड्स प्लस प्रोटीन्स की बनी हुई नहीं है। समझ में आई बात? फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल पढ़ा चुकी हूँ बेटा। चीजों को एक दूसरे के साथ कोरिलेट करके पढ़ना सीखो। मेम्ब्रेन का मतलब है वो मेम्ब्रेन जो किससे बनी हुई है? लिपिड्स एंड प्रोटीन्स से। राइबोसोम्स के पास में मेम्ब्रेन नहीं है, राइबोसोम के पास में सिर्फ और सिर्फ वॉल है जो कि उसके ही प्रोटीन पार्टिकल से मिलकर बनी है। सो वी कैन कॉल इट एज मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन होती तो उसमें लिपिड्स और प्रोटीन्स दोनों होते, जिस तरीके से सेल मेम्ब्रेन बनी हुई है। सेल मेम्ब्रेन में लिपिड्स एंड प्रोटीन्स दोनों है, बट यहाँ पे इसके पास लिपिड्स एंड प्रोटीन्स की मेम्ब्रेन नहीं प्रेजेंट है। फाइन बेटा? चलिए
इसलिए इसको बोला जाता है नो मेम्ब्रेन बाउंड। इसके बाद ये स्फेरिकल बॉडी, मैंने अभी आप लोगों को इसका स्ट्रक्चर बना के दिखाया, फिर से मैं और क्लियर तरीके से इसका स्ट्रक्चर बना के दिखा देती हूँ, बिकॉज इसी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग मुझे आपको आगे समझाना है। चलिए, स्फेरिकल बॉडीज होते हैं इस तरीके से, दो स्ट्रक्चर इसलिए बताए हैं बेटा बिकॉज हर एक बेसिकली 2 टाइप्स के राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, एक होता है 70S राइबोसोम और एक होता है 80S राइबोसोम्स। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर 70S राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, ये चीजें हमें याद रखनी है। जो प्रोकैरियोटिक सेल्स जो प्रेजेंट होती है, मतलब जो प्रिमिटिव एनिमल्स हैं, जो एडवांस एनिमल्स नहीं है, लाइक हम जो प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, एनिमल किंगडम के अंदर जितने भी एनिमल्स प्रेजेंट होते हैं वो प्लांट सेल्स के प्लांट किंगडम के अंदर जितने भी प्लांट्स प्रेजेंट है वो सिर्फ और सिर्फ इसको छोड़ के मोनेरा, प्रोटिस्टा, ठीक है, एल्गी, बैक्टीरिया, इन सबको छोड़ के जितनी भी फाइलम्स और क्लासेस है बेटा वो सब यूकेरियोटिक सेल्स के बने हुए। मतलब यूकेरियोटिक सेल्स मतलब उनका साइज प्रोकैरियोटिक सेल्स से ज्यादा होता है। यूकेरियोटिक सेल्स के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ठीक है, दे हैविंग देयर ओन डीएनए मॉलिक्यूल्स, प्रॉपर डीएनए, क्रोमोसोम्स। फिर प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर अगर हम बैक्टीरिया की बात करें बेटा तो उसमें न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट होता, सबसे पहला इंपॉर्टेंट। दूसरा, प्रोकैरियोटिक सेल्स की साइज 0 to 10 या 20 माइक्रोन्स रहती है, लेकिन अगर यूकेरियोटिक साइज की बात करें तो 100 से 200 माइक्रोन्स वेरी करता है, साइज बड़ा होता है। यूकेरियोटिक सेल्स की साइज प्रोकैरियोटिक सेल से थोड़ी बड़ी होती है। इसके अलावा बात करें तो जो ऑर्गेनल्स हमने देखे, लाइसोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडीज, ये सारे जो ऑर्गेनल्स है बेटा वो प्रोकैरियोटिक सेल्स में नहीं पाए जाते, यूकेरियोटिक सेल्स में पाए जाते हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डोंट वरी, टेंशन नहीं लेना। प्रोकैरियोटिक एंड यूकेरियोटिक सेल्स के रिगार्डिंग मैं आपको प्रॉपर एक टेबल बना के दूंगी, डिफरेंस में आपको लिख कर दूंगी, अभी सिर्फ आप समझ लीजिए। यूकेरियोटिक सेल्स के अंदर 80S राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं और इन दोनों ही राइबोसोम्स के सब यूनिट्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ईच राइबोसोम इज मेड अप ऑफ 2 सब यूनिट्स, फर्स्ट सेकंड 2 सब यूनिट है और दोनों सब यूनिट में से एक होती है लार्जर सब यूनिट और एक होती है स्मॉलर सब यूनिट। समझ में आई बात? यहाँ पे जो S है बेटा, ये S डिनोट करता है स्वेडबर्ग यूनिट। मतलब स्वेडबर्ग साइंटिस्ट ने इसके यूनिट्स को ढूंढा था कि ये जो राइबोसोम है वो कोई एक सिंगल पार्ट सिंगल ऑर्गेनल नहीं है। इस पर्टिकुलर ऑर्गेनल में 2 यूनिट्स जुड़ी होती हैं, एक बड़ी लार्जर यूनिट और एक होती है छोटी यूनिट स्मॉलर यूनिट। इसीलिए वो यूनिट इनके नाम पर गई जिसको बोला जाता है स्वेडबर्ग यूनिट। तो 70S राइबोसोम्स, 80 स्वेडबर्ग यूनिट राइबोसोम्स। क्लियर हो गई बात? इसका इतना कोई बहुत ज्यादा लॉजिक नहीं है। प्रोकैरियोटिक सेल्स में 70S राइबोसोम्स, 80S राइबोसोम्स। चलिए अब इसमें एक चीज और देख लेते हैं। आपको स्मॉलर यूनिट और यहाँ है लार्जर यूनिट। स्मॉलर यूनिट भी कितने स्वेडबर्ग यूनिट की है वो भी आप देख लीजिए एक बार। 70S और ये है 80S। ये प्रोकैरियोटिक सेल्स का राइबोसोम, ये है यूकेरियोटिक सेल का राइबोसोम। ठीक है, अब आप देखिए 70S की जो स्मॉलर यूनिट है वो 30 स्वेडबर्ग की होती है और इसकी जो लार्जर यूनिट है वो 40 स्वेडबर्ग की। सॉरी, मैंने टेबल उल्टा बना दिया। हाँ, तो मैं आप लोगों को बता रही थी कि जो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम और यूकेरियोटिक राइबोसोम की जो यूनिट्स है, इसकी राइबोसोमल यूनिट्स, लार्जर यूनिट और सब यूनिट, स्मॉलर सब यूनिट, वो कितने स्वेडबर्ग यूनिट की है? सी 70S राइबोसोम जो है उसकी जो स्मॉलर सब यूनिट है बेटा वो 30S होती है, मतलब 30 स्वेडबर्ग यूनिट की होती है और इसकी जो लार्जर है बेटा वो होती है 50 स्वेडबर्ग यूनिट। ठीक है, 80S राइबोसोम की जो स्मॉलर यूनिट है वो 40 स्वेडबर्ग यूनिट होती है और लार्जर की मैं बात करूँ तो दैट इज 60
स्वेट वर्क यूनिट। बिल्कुल दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा हाई लेवल पे इसमें 12th लेवल तक भी नहीं पूछा जाता, सिर्फ इतना पूछा जाता है कि 70S राइबोसोम की लार्जर यूनिट कितने स्वेट वर्क यूनिट की होती है, तो आपको याद रखना है दैट इज 50S। ठीक है, सिर्फ इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। या फिर 80S राइबोसोम्स के अंदर लार्जर और स्मॉलर सब यूनिट कितने स्वेट वर्क यूनिट के बने हैं, तो यू हैव टू रिमेंबर 40 एंड 60 स्वेट वर्क यूनिट के बने हुए हैं। ठीक है, इस तरीके से याद रखना है अपन को। देखिए यहाँ पे भी आप अपने आप लिख सकते हैं, ये प्रोकैरियोटिक है और ये यूकैरियोटिक है। ठीक है बेटा, प्रोकैरियोटिक सेल्स, उसके बाद वन मोर थिंग मैं और चीजें बता देती हूँ आप लोगों को। प्रोकैरियोटिक सेल्स में एक तो न्यूक्लियस नहीं होता, न्यूक्लियस की जगह न्यूक्लियोइड होता है। पर न्यूक्लियस में मैंने आपको बताया था न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियस के अंदर भी एक डेंस मटेरियल होता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस, और उसके भी अंदर एक और डेंस मटेरियल होता है न्यूक्लियोइड। तो वो न्यूक्लियोइड प्रेजेंट होता है, लेकिन उसकी कोई मेम्ब्रेन, उसकी कोई एनवेलप प्रेजेंट नहीं होती, जो एंटायर सेल के अंदर फैली प्रेजेंट रहती है। ठीक है, दूसरी चीज उसके पास में राइबोसोम्स होते हैं, लेकिन वो 70S राइबोसोम्स होते हैं। तीसरी चीज कि जिस तरीके से यूकैरियोटिक सेल में प्रॉपर बहुत सारे क्रोमैटिन थ्रेड प्रेजेंट होते हैं जो डीएनए का फॉर्मेशन करते हैं, बट प्रोकैरियोटिक सेल में एक सिंगल क्रोमैटिन थ्रेड होता है, और वही बाद में जब रेप्लिकेशन की जरूरत पर्टिकुलर जो बैक्टीरिया है या पर्टिकुलर प्रोकैरियोटिक सेल्स है जब रिप्रोडक्शन करती है, 1 से 2 में कन्वर्ट होती है, डिवाइड होती है, तब वही पर्टिकुलर जो क्रोमैटिन थ्रेड है फिर वो डीएनए का फॉर्मेशन करता है। उसी के अंदर उसके जेनेटिक मटेरियल्स प्रेजेंट होते हैं, ना कि यूकैरियोटिक सेल्स की तरह जिसमें बहुत सारे क्रोमैटिन थ्रेड्स प्रेजेंट होते हैं। उसके अलावा प्रोकैरियोटिक सेल्स में सेल ऑर्गेनल्स नहीं प्रेजेंट होते, जितने ज्यादा सेल ऑर्गेनल्स यूकैरियोटिक में प्रेजेंट होते हैं जो हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, क्लियर हो गई बात? ये चीजें हैं, ये चीजें मैं आपको बताना चाह रही थी। फंक्शन क्या है? नॉर्मल सी बात है बेटा, राइबोसोम किसके फॉर्मेशन में हेल्प करता है? प्रोटीन के फॉर्मेशन में हेल्प करता है, इसीलिए इसको प्रोटीन फैक्ट्री भी बोला जाता है। ठीक है, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। यही 2 चीजें हैं जिससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, एक तो ये और दूसरा उसकी यूनिट। राइबोसोम की जो 70S राइबोसोम्स है उसकी स्मॉलर एंड लार्जर यूनिट क्या है? तो 30 एंड 50S। 80S की स्मॉलर एंड लार्जर यूनिट क्या है? 40 एंड 60S। ये अपन को याद रखना है कि 70S राइबोसोम्स हैं, उसकी स्मॉलर यूनिट 30 स्वेट वर्क यूनिट है और उसकी जो लार्जर यूनिट है वो 50 की है, 50 स्वेट वर्क है। 80S राइबोसोम्स की 40 एंड लार्जर वन इज 60। ये हमें याद रखना है। 2 क्या बोलते हैं टाइप के राइबोसोम्स प्रेजेंट है, 70 स्वेट वर्क यूनिट एंड 80 स्वेट वर्क यूनिट। 70 is present in prokaryotic cell, 80 is present in eukaryotic cells. ठीक है, राइबोसोम्स का काम है प्रोटीन का फॉर्मेशन करना, और राइबोसोम्स पर्टिकुलरली किससे बने हुए हैं? जो सब यूनिट से बेटा, स्मॉलर और लार्जर सब यूनिट से किसकी बनी हुई है? राइबोन्यूक्लिक एसिड की और प्रोटीन्स की, जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया, इसलिए इसको बोला जाता है राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन पार्टिकल। ठीक है बेटा, क्लियर हो गई बात? आप कहीं पे लिख सकते हो इसको साइड में, इसको राइबोसोम्स को राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन पार्टिकल्स भी बोलते हैं, राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन पार्टिकल्स। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के दौरान मैंने आप लोगों को बताया था ना, न्यूक्लियस में से ये आरएनए बॉडीज जो है वो क्या करती हैं? इस राइबोसोम का फॉर्मेशन करती है, प्रोटीन का फॉर्मेशन करती है, और ये राइबोसोम फिर आरएनए और प्रोटीन का फॉर्मेशन क्या कर रहा है? दोनों की कॉम्बिनेशन क्या कर रहा है? राइबोसोम का फॉर्मेशन कर रहा है। ठीक है, न्यूक्लियस से वो राइबोसोम क्या होता है? न्यूक्लियर पोर के थ्रू साइटोप्लाज्म में एंटर करता है। न्यूक्लियस के पास में जो ट्यूब्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर्स है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसकी मेम्ब्रेन पर जाकर वो अटैच्ड हो जाते हैं। फाइन, तो खुद भी प्रोटीन का सेक्रेशन करता है, प्लस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो वॉल है उसको भी साइट प्रोवाइड करता है कि वो भी प्रोटीन के सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। फिर वो पर्टिकुलर प्रोटीन, मैंने आपको बात वापस बताया था, वो पर्टिकुलर प्रोटीन जो सिक्रीट हुआ है साइटोप्लाज्म के अंदर, वो अगेन कहाँ जाता है? न्यूक्लियस के न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर। वहां जाने के बाद दोबारा आरएनए प्रोटीन के साथ मिलकर दोबारा राइबोसोम बनाते हैं, अगेन वो राइबोसोम ट्रांसपोर्ट करता है साइटोप्लाज्म में। तो इस तरीके से साइकिल चलती रहती है। ठीक है, तो इसलिए राइबोसोम इज द मेन इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ, फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। ये चीज हमें याद रखनी है। अपना टॉपिक आज यहीं पे कंप्लीट हुआ बेटा। इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट क्लास में गोल्गी बॉडी समझाऊंगी और लाइसोसोम समझाऊंगी। तब तक आप खूब अच्छे से पढ़िए, अपने एग्जाम्स को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करिए और सेफ रहिए।